दोस्तों, अभी तक आपने देखा था साल 2310 में धरती पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी थी। ऑक्सीजन घट रही थी, समुद्र जहरीले हो चुके थे और इंसानों के पास नया घर ढूंढने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कई सालों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को एक नया ग्रह मिला जहां हवा थी, पानी था और जीवन जीने के अनुकूल हालात मौजूद थे। मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर डॉक्टर ओलिविया, डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर जॉन उस ग्रह पर पहुंचे। वो ग्रह पहली नजर में स्वर्ग जैसा लग रहा था, मगर वहां पहले से ही आदि मानव जैसी एक प्रजाति मौजूद थी जो शिकार करना सीख चुकी थी, औजार बना रही थी और धीरे धीरे विकसित हो रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब जंगल में रिसर्च के दौरान एक खतरनाक जंगली जीव ने डॉक्टर स्टीफन की जान ले ली। डर के मारे जब ओलिविया और जॉन स्पेसक्राफ्ट में लौटे तो उन्होंने देखा यान के जरूरी हिस्से गायब थे। अब उनका संपर्क धरती से पूरी तरह टूट चुका था। वे इस अजनबी ग्रह पर फंस चुके थे। मजबूरी में जॉन अकेले आदि मानवों के पास गया और वहां उनके लीडर ने अपने भाषा में एक सौदा रखा। हमें बेहतर औजार बनाना सिखाओ ताकि हमारा समूह और मजबूत हो सके। यही थी अब तक की पार्ट 1 की कहानी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब इसके आगे। उसके बाद जॉन धीमे कदमों से वहां से वापस स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटने लगा। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में दुविधा साफ दिखाई दे रही थी। स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचते ही ओलिविया उसकी ओर दौड़ी। क्या हुआ जॉन? उन्होंने क्या कहा? जॉन ने गहरी सांस ली और आदि मानवों के लीडर द्वारा रखी गई पूरी शर्त उसे बता दी। जैसे जैसे ओलिविया सब सुनती गई, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब दोनों की चिंता कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि वे पहले ही अपने एक साथी स्टीफन को खो चुके थे और अब उनके सामने एक ऐसा फैसला खड़ा था जो या तो उन्हें इस ग्रह से बाहर निकाल सकता था या फिर हमेशा के लिए यहीं कैद कर सकता था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। डर, शोक और भविष्य की अनिश्चितता तीनों एक साथ उनके मन में घूम रहे थे। अब सवाल सिर्फ वापसी का नहीं था, यहाँ इस ग्रह पे खुद को जिंदा भी रखना था। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठकर सोचते रहे, हर संभावना, हर खतरे, हर परिणाम को तौलते रहे। आखिरकार उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। वे आदि मानवों को वो हर तरीका सिखाएंगे जिससे उनकी दुनिया और बेहतर बन सके। वे उन्हें ऐसे औजार बनाना सिखाएंगे जो उन्हें जंगल के खतरों से बचा सकें, शिकार आसान कर सकें और उनके समुदाय को मजबूत बना सकें। क्योंकि वे ये भी जानते थे उनके पास अपना कोई फूड स्टोरेज नहीं था। स्पेसक्राफ्ट का राशन भी बहुत कम बचा था और बिना भोजन के वे इस ग्रह पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उनके अस्तित्व की भी लड़ाई थी। अगली सुबह दोनों ने स्पेसक्राफ्ट में बचा हुआ थोड़ा सा खाने का सामान साथ रखा, जरूरत पड़ने पर भरोसे का संकेत देने के लिए और शायद अपनी नीयत साफ दिखाने के लिए भी। फिर वे धीरे धीरे गुफा की दिशा में निकल पड़े। उनके दिलों में डर था, दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। क्या वे उन पर भरोसा करेंगे? क्या ये फैसला सही साबित होगा या वे कोई ऐसी गलती करने जा रहे हैं जो इस पूरे ग्रह का भविष्य बदल देगी? लेकिन वे जानते थे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हर कदम भारी था, हर आहट पर वे सतर्क हो जाते थे। आज सिर्फ बातचीत नहीं होने वाली थी, आज दो दुनियाओं के बीच विश्वास की पहली परीक्षा होने वाली थी। तभी ओलिविया ने धीमे लेकिन सतर्क स्वर में कहा, जॉन, हमें बेहद सावधान रहना होगा। ये लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन पर निर्भर नहीं हैं, ये शिकारी भी हैं। इन्होंने बड़े जानवरों का शिकार किया है, इनके हाथों में नुकीले औजार हैं और अगर इन्हें जरा भी खतरा महसूस हुआ तो ये हमला करने में देर नहीं करेंगे। जॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, हम इनके लिए एक अजनबी हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर सिर्फ 1-2 आदि मानव औरतें थीं। उनके पास छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। थोड़ी दूरी पर 1-2 आदि मानव अपने काम में व्यस्त थे। कोई लकड़ी तराश रहा था तो कोई पत्थर को घिसकर औजार बना रहा था। बाकी जो आदि मानव थे वे शिकार पर गए हुए थे। ये दृश्य देखकर जॉन और ओलिविया ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद ये बातचीत के लिए सही समय था। ओलिविया धीरे धीरे एक आदि मानव औरत के पास गई। उसने सावधानी से अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा भोजन उसकी ओर बढ़ाया। आदि मानव औरत ने पहले उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा सूंघा और बहुत सावधानी से उसका एक छोटा टुकड़ा खुद चखा। जब उसे यकीन हो गया कि खाना सुरक्षित है, तब उसने वही भोजन अपने बच्चों को दे दिया। ये साफ संकेत था, वे किसी भी नई चीज को पहले खुद पर परखते हैं, फिर अपने बच्चों तक पहुंचने देते हैं।
बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और आनंद साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में जॉन और ओलिविया जो खाना साथ लाए थे, उसका अच्छा खासा हिस्सा बच्चे खा चुके थे। जॉन ने धीमे स्वर में कहा, लगता है इन्हें यह पसंद आया। दोनों ने ध्यान से देखा। सभी आदि मानव शिकार पर नहीं जाते थे। कुछ लोग हमेशा गुफा के पास ही रुकते थे, शायद सुरक्षा के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए। ये साफ था, उनकी अपनी एक व्यवस्था थी। भूमिकाएं बटी हुई थी, हर किसी की जिम्मेदारी तय थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, जंगल में हल्की ठंडी हवा बहने लगी और तभी दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ओलिविया और जॉन ने देखा, शिकार पर गए आदि मानव वापस लौट रहे थे। वे थके हुए थे, कंधे झुके हुए, सांसें भारी। आज उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा था, सिर्फ छोटा मोटा शिकार ही कर पाए थे। लेकिन पूरे दिन की मेहनत और संघर्ष उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जंगल की खामोशी में उनकी थकान और अधूरी सफलता दोनों साफ महसूस की जा सकती थी। जब शाम हुई और आग जलाई गई, सभी आदि मानव आग के चारों ओर बैठ गए। लपटों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। थकान और सतर्कता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ओलिविया ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे उनके लीडर के पास गई। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की कि वे तैयार हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लीडर ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। यह एक मौन स्वीकृति थी। इसके बाद ओलिविया वहां से वापस गुफा की तरफ आई, जहां जॉन इंतजार कर रहा था। दोनों एक तरफ बैठ गए। ओलिविया ने धीमे स्वर में कहा, हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें तय करना होगा कि क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। जॉन ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमें इनके साथ काम करना है तो पहले हमें इनकी दुनिया समझनी होगी। दोनों ने मिलकर फैसला किया, कुछ दिन इन्हीं के बीच बिताएंगे। उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, शिकार की रणनीति और उनके आपसी नियम सब समझेंगे, क्योंकि बिना ये जाने कि वे कैसे जीते हैं, उनकी सही मायनों में मदद करना लगभग नामुमकिन था। आग की लपटें धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रही थीं और उसी रोशनी में दो अलग दुनियाओं के बीच एक नई शुरुआत आकार ले रही थी। जब अगली सुबह हुई, जॉन की नींद हल्की सी आहट से खुली। उसने बाहर झांक कर देखा, सभी आदि मानव फिर से शिकार की तैयारी में जुट चुके थे। जो भी हथियार उनके पास थे, नुकीले पत्थर, लंबी लकड़ियां, रस्सी जैसे बुने हुए रेशे, सब सावधानी से तैयार किए जा रहे थे। कुछ लोग अपने भालों की धार जांच रहे थे, तो कुछ लकड़ी को और मजबूत बनाने के लिए आग की आंच में सख्त कर रहे थे। आज माहौल अलग था, चेहरों पर गंभीरता थी, हर हरकत में फोकस दिखाई दे रहा था। ये साफ था, आज वे किसी बड़े शिकार की तैयारी कर रहे थे। जॉन ने ओलिविया की ओर देखा, लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी लीडर ने हाथ के इशारे से सभी को इकट्ठा किया। शिकार दल एक पंक्ति में खड़ा हो गया। लीडर ने सबको अपनी भाषा में कुछ समझाया। उसकी आवाज गंभीर थी, हाथों के इशारे तेज और स्पष्ट। भले ही जॉन और ओलिविया उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इतना साफ था, आज वे बिना बड़े शिकार के वापस नहीं लौटेंगे। कुछ ही देर में शिकार दल जंगल की ओर निकल गया। तभी लीडर मुड़ा और जॉन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने इशारों में कुछ पूछा, शायद शिकार के बारे में या शायद बेहतर हथियारों के बारे में। जॉन कुछ पल सोचता रहा, फिर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने लकड़ी से मिट्टी पर कुछ आकृतियां बनानी शुरू की। उसने एक लंबा और मजबूत भाला बनाया, फिर उसके सिर पर नुकीला पत्थर जोड़ा, फिर एक और आकृति बनाई, जाल जैसी संरचना। फिर उसने आदि मानवों की संख्या की ओर इशारा किया और उनके हथियारों की तरफ देखा। इशारों में समझाने की कोशिश की, तुम्हारे पास लोग ज्यादा हैं लेकिन हथियार कम। अगर हमें बड़ा शिकार करना है तो और औजार बनाने होंगे। उसके बाद जॉन और ओलिविया ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए औजार बनाने की तैयारी में लग गए। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े, मजबूत और सीधी लकड़ियां ढूंढने के लिए। जंगल शांत था, लेकिन भीतर एक अनजाना खतरा हमेशा छुपा रहता था। जॉन हर पेड़ को ध्यान से परख रहा था, कौन सी लकड़ी लचीली है, कौन सी मजबूत है और कौन सी भाले के लिए सही रहेगी। ओलिविया पास ही सूखी लेकिन ठोस शाखाएं चुन रही थी। वे जानते थे, गलत लकड़ी चुनना मतलब औजार का कमजोर होना। हर टहनी तोड़ते समय उन्हें स्टीफन की याद आ जाती और उस जंगली हमले की छवि फिर सामने आ जाती। लेकिन अब डर के लिए समय नहीं था। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने मजबूत और सीधी लकड़ियां इकट्ठी कर ली।
दोनों उन्हें उठाकर वापस गुफा की ओर लौट आए। गुफा के पास आकर वे एक तरफ बैठ गए। थकान साफ महसूस हो रही थी, लेकिन दिमाग अब भी सवालों से भरा हुआ था। जॉन ने धीरे से कहा, ओलिविया, ये समुदाय सिर्फ शिकार के सहारे कब तक जिंदा रह सकता है? जंगल हमेशा इतना उदार नहीं रहेगा। अगर बड़े शिकार कम हो गए तो आने वाले समय में इन्हें खेती सीखनी ही होगी, वरना धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। ओलिविया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर ये लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर हैं, तो जब हम पहली बार यहाँ आए थे, हमें दूर तक फैले खेत क्यों दिखाई दिए थे? सीधी कतारों में उगी फसलें, सिंचाई जैसी व्यवस्था। क्या इस ग्रह पर कोई और समुदाय भी है जो खेती करके जीवित है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सवाल पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर सच में कोई और विकसित समुदाय यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है यह ग्रह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। जॉन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओलिविया, मैं कल उस जगह जाऊंगा। हमें सच पता लगाना ही होगा। ये सुनते ही ओलिविया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत स्टीफन की याद आ गई। वही जंगल, वही अनजाना खतरा। उसने घबराकर कहा, नहीं जॉन, तुम अकेले नहीं जाओगे। हम पहले ही स्टीफन को खो चुके हैं और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर और खोने का दर्द फिर से ताजा हो गया था। जॉन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो ओलिविया, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना ही होगा। हम ऐसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। मैं कल सुबह उसी दिशा में जाऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान का रंग लाल पड़ने लगा। आज आदि मानव शिकार तो कर लाए थे, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। कई लोग घायल थे। किसी के कंधे पर गहरा घाव था, किसी की बांह पर खरोंचे और कुछ के शरीर पर पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे दर्द में थे और चेहरों पर डर भी झलक रहा था। ओलिविया ने तुरंत अपने बैग से दवाइयां और पट्टियां निकाली। धीरे धीरे वह एक घायल आदिमानव के पास गई। वो पहले थोड़ा पीछे हट गया, डरा हुआ, लेकिन जब ओलिविया ने बहुत सावधानी से उसके घाव पर दवा लगाई तो उसका चेहरा थोड़ी राहत से भर गया। उनका लीडर ये सब दृश्य ध्यान से देख रहा था। उन सब को देखने से ऐसा लग रहा था कि आज उन पर ही किसी जानवर ने हमला कर दिया था। उसके कुछ समय बाद ओलिविया चुपचाप एक चट्टान पर बैठी थी। वह आसमान की ओर देख रही थी, दूर फैले तारों को, जैसे उनमें अपनी धरती को ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने लोगों को याद कर रही थी, अपना घर, अपनी माँ, लेकिन वो जानती थी वो अपनी धरती से लाखों किलोमीटर दूर है और अब वापस लौटने की संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, आई मिस यू मॉम। तभी पीछे से हल्की आहट हुई। एक आदिमानव औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में थोड़ा सा खाना था। उसने बिना कुछ कहे वो खाना ओलिविया की ओर बढ़ा दिया, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद भी आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, मानो वो कह रही हो, एक दिन तुम अपने घर लौटोगी। कुछ पल बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। ये सिर्फ खाना नहीं था, ओलिविया के लिए वो एक एहसास था, एक अनकहा सहारा। ओलिविया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आंसू पोंछे और बहुत धीमे से कहा, थैंक यू। अगली सुबह जॉन चुपचाप उसी दिशा में निकल पड़ा जहां उसने पहले दूर दूर तक फैली फसलें देखी थी। जंगल पार करने के बाद वो उस खेत तक पहुंचा। वो सावधानी से चारों ओर घूमते हुए हर चीज को ध्यान से देखने लगा। कहीं झुकी हुई बालियां, कहीं सीधी कतारों में उगी फसल, कहीं मिट्टी को समतल कर बनाया गया हिस्सा। वो झुककर मिट्टी को हाथ में लेने लगा। फिर उसने बालियों को गौर से देखा। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद उसे महसूस हुआ शायद ये जौ की खेती की गई थी। ये कोई प्राकृतिक उगाव नहीं था, ये सुनियोजित था। तभी उसकी नजर दूर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली थी। उसका चेहरा पूरी तरह आदि मानव जैसा नहीं था, लेकिन उसका पहनावा वैसा ही था। उसकी आंखों में एक अलग सी समझ झलक रही थी। जॉन कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात इस पूरे ग्रह की कहानी बदल सकती है। जब जॉन उसके बिल्कुल पास पहुंचा, तब भी वो चौंकी नहीं। वो शांत बैठी आसमान की ओर देख रही थी, मानो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। जॉन ने धीरे से कहा, हाय, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी गहरी आंखों से जॉन की ओर देखती रही। जॉन ने फिर पूछा, क्या ये खेती तुमने की है? फिर भी कोई जवाब नहीं। जॉन थोड़ा बेचैन होकर बोला, हमें यहाँ से निकलना है, प्लीज क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो?
लेकिन वो अब भी चुप थी। तभी जॉन को समझ आया, उसकी भाषा यहाँ बेकार है। वो जो कह रहा है उसका कोई अर्थ उसके लिए नहीं। जॉन ने अपने जेब से एक खाने का पैकेट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की ने सावधानी से उसे लिया, थोड़ा सा खाया, फिर अपनी भाषा में कुछ कहा। जॉन ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। तभी लड़की झुकी और जमीन पर उंगली से एक आकृति बनाने लगी। उसने कई बड़े बड़े शेर जैसे जानवर बनाए, उनके चारों तरफ छोटे छोटे इंसान जैसे चिन्ह। वो समझाना चाहती थी, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। जॉन वहां से तुरंत गुफा की ओर भागा। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी। गुफा के पास पहुंचते ही ओलिविया को सब कुछ बता दिया, खेत, वो रहस्यमयी लड़की और उसने जो जमीन पर दृश्य बनाया वो भी। ओलिविया ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जॉन, यहाँ दो तरह की प्रजातियां हैं, एक जो खेती पर निर्भर है और दूसरी जो सिर्फ शिकार पर। वो कुछ पल रुकी, और इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है वो है शेर। मतलब ये पूरा जंगल शेरों से भरा हुआ है। जॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। खेती करने वाले लोग शायद खुले इलाकों में रहते हैं और शिकारी कबीला जंगल में, और शेर दोनों के लिए समान खतरा है। ओलिविया ने एक गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोली, जॉन, अगर हमें इस ग्रह पर और ज्यादा सुरक्षित रहना है तो हमें दोनों प्रजातियों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ शिकारी समुदाय को समझना काफी नहीं है और सिर्फ खेती करने वालों को जानना भी पर्याप्त नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना हुआ है। कौन किस इलाके में रहता है, कौन किससे डरता है और कौन असली खतरे का सामना कर रहा है। वो कुछ पल रुकी, फिर धीमे से बोली, क्योंकि अगर हम किसी एक का साथ देंगे तो दूसरा हमारे खिलाफ हो सकता है, और अगर दोनों हमारे खिलाफ हो गए तो इस ग्रह पर हमारा बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। जॉन चुप खड़ा सोचता रहा। दोनों ने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। ओलिविया ने गंभीर स्वर में कहा, जॉन, तुम उस लड़की से मिल चुके हो। अब से तुम खेती करने वाले समुदाय पर नजर रखोगे, उनकी गतिविधियां, उनका रहन सहन और सबसे जरूरी उनका शेरों से बचने का तरीका। जॉन ने धीरे से सिर हिलाया। ओलिविया ने आगे बोला, मैं यहाँ शिकारी कबीले के साथ रहूंगी, इनके साथ मिलकर तैयारी करूंगी, इनको हर वो ट्रेनिंग दूंगी जिससे ये और समझदारी से आगे बढ़ सके और धीरे धीरे लीडर का विश्वास हम पर बन सके। और जैसे ही लीडर का भरोसा पूरी तरह बन जाएगा, हम अपने स्पेसक्राफ्ट के चारों डिवाइस वापस मांगेंगे। जॉन ने गहरी सांस ली। मतलब 2 मोर्चों पर काम करना होगा। ओलिविया ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि अब ये सिर्फ सौदा नहीं है, यह एक रणनीति है, और अगर सब सही रहा तो हम यहाँ से निकल भी सकते हैं और इस ग्रह का संतुलन भी बिगड़ने नहीं देंगे। ओलिविया ने आदि मानवों को ध्यान से देखा। वे आग के पास बैठे थे, अपने घावों को सहला रहे थे, दिन भर की थकान से टूटे हुए। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें अब इन्हें सिखाना होगा कि जिंदगी सिर्फ शिकार से नहीं चलती। जॉन उसकी ओर देखने लगा। ओलिविया धीरे और एक उम्मीद के साथ बोली, अगर हमने इन्हें सिखा दिया कि जीना सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को बनाना और संवारना भी होता है, तो शायद ये ग्रह एक दिन इंसानियत की नई सुबह देख सकेगा। वो कुछ क्षण आदि मानव के बच्चों को देखती रही जो डर से अपनी माँ से चिपके हुए थे। धीरे से आगे बोली, और इन लोगों की जिंदगी आने वाले समय में और बेहतर हो सकेगी। उन्हें हर दिन मौत से लड़ना नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे डर के साए में नहीं पलेंगे, बल्कि उम्मीद के साथ बड़े होंगे। जॉन ने धीरे से कहा, लेकिन हमें संतुलन भी बनाए रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हम इनका भविष्य बदलते बदलते इस ग्रह का संतुलन ही बिगाड़ दें। ओलिविया ने शांत स्वर में बोली, हम बदलाव लाएंगे, लेकिन सोच समझकर, ताकि यहाँ विकास हो, धरती जैसा विनाश नहीं। कुछ पल के लिए ओलिविया के भीतर माँ की ममता जाग उठी। जब उसने बच्चों को आग के पास सिमट कर बैठे देखा, उनकी मासूम आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ थे। उसका दिल पिघल गया। उसे अपनी माँ की याद आई और धरती पर बिताए वो सुरक्षित दिन। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। ये भावुक होने का समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, जॉन, तुम समुदाय पर नजर बनाए रखना। हर गतिविधि, हर बदलाव, सब पर ध्यान देना। जॉन ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया वो क्या सोच रही है। ओलिविया आगे बोली, मैं कुछ आदि मानवों को लेकर एक नई गुफा की तलाश में जा रही हूँ। हमें सुरक्षित जगह चाहिए जहां बच्चे और घायल लोग शेरों से दूर रह सकें। जॉन ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, सावधान रहना। ओलिविया ने हल्की सी मुस्कान दी।
अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे जॉन, इनके लिए भी। और इतना कहकर चल दी। ओलिविया कुछ आदि मानवों को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ी। उनके हाथों में भाले थे, चेहरों पर सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। वह एक ऐसी गुफा की तलाश में थी जहां शेर आ भी जाएं तो भी अंदर मौजूद लोग सुरक्षित रह सके। वो रास्ते में हर जगह को ध्यान से देख रही थी। किस जगह की चट्टान मजबूत है, कहां प्रवेश द्वार संकरा है, कहां ऊंचाई ऐसी है कि जंगली जानवर आसानी से अंदर न घुस सके। काफी देर तक खोजने के बाद भी ओलिविया को कोई ऐसी गुफा नहीं मिली जो पूरी तरह सुरक्षित हो। वो कुछ क्षण के लिए रुकी, आसपास की जमीन को देखा, चट्टानों को परखा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। क्यों ना हम इस ग्रह पर अपना पहला घर ही बना दें? ये सिर्फ एक आश्रय नहीं होगा, यह एक शुरुआत होगी। ओलिविया ने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। कितनी दूरी पर घर बनाया जाए ताकि शेरों से सुरक्षित रहे, कहां से मजबूत पत्थर लाए जाएं, कितनी मिट्टी और पानी मिलाकर गारा तैयार किया जाए। वो जमीन पर आकृतियां बनाकर आदि मानवों को समझाने लगी। कैसे पत्थर लाने हैं, कैसे एक के ऊपर एक जमाना है, कैसे किनारों को मजबूत करना है और बीच बीच में मिट्टी लगाकर उन्हें स्थिर करना है। शुरू में वे लोग उलझन में थे, लेकिन धीरे धीरे समझने लगे। कुछ पत्थर उठाने लगे, कुछ मिट्टी गीली करने लगे, कुछ आधार समतल करने लगे। ओलिविया हर कदम पर उन्हें दिशा दे रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, लेकिन आज किसी ने थकान की शिकायत नहीं की। वे पूरे दिन लगातार काम करते रहे, पत्थर जोड़ते रहे, मिट्टी लगाते रहे, दीवारों को मजबूत बनाते रहे और आखिरकार उनका अपना एक घर तैयार हो ही गया। छोटा लेकिन सुरक्षित, मजबूत और उम्मीद से भरा हुआ। खुशी से सभी आदि मानव इकट्ठा हो गए। किसी ने जोर से आवाज लगाई, कुछ ने आग जलाई और एक छोटा सा जश्न शुरू हो गया, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, ये सुरक्षा थी, ये भविष्य था। ओलिविया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे याद आया, धरती पर बड़े बड़े घर थे, ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन वहां भी सुकून नहीं था। और आज इस छोटे से घर को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ओलिविया चुपचाप आग को देखती रही। उसे एहसास हो रहा था बदलाव शुरू हो चुका है। अगली सुबह जॉन फिर से उसी दिशा में निकल पड़ा। वही खेतों वाला इलाका, वही रहस्यमयी लड़की। इस बार उसका उद्देश्य साफ था। उसे उस लड़की को ढूंढना था और जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करनी थी। खेती करने वाले समुदाय के बारे में, शेरों के हमलों के बारे में और इस पूरे ग्रह के असली संतुलन के बारे में। जॉन उस लड़की को चारों दिशाओं में ढूंढ रहा था। वो खेतों के बीच घूमता रहा, झाड़ियों के पास गया, चट्टानों के पीछे झांका, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसने कई बार आवाज देकर भी पुकारा, सुनो, तुम कहाँ हो? आवाज खुले मैदान में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे हवा में खो गई। कोई जवाब नहीं। जॉन की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या वो गलत दिशा में आ गया था? काफी देर तक खोजने के बाद वो थककर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। जॉन ने दूर पानी की चमक देखी। ध्यान से देखने पर उसे एक झरना दिखाई दिया। वो तुरंत उसी दिशा में बढ़ गया। जब वो पास पहुंचा और उसने जो दृश्य देखा, उसकी रूह कांप सी गई। झरने के पास कई शेर बैठे थे। उनके चारों तरफ ताजा खून के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ही देर पहले शिकार किया है। वे अपने शिकार को फाड़कर खाने में व्यस्त थे। कभी दहाड़ जैसी आवाज निकलती, कभी हड्डी टूटने की कड़क सुनाई देती। जॉन की रूह कांप गई। उसका शरीर जैसे वहीं डर से जम सा गया। उसने तुरंत झुककर खुद को चट्टान के पीछे छिपा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि लड़की ने जो इशारा में बताया था, वही खतरा उसके सामने है। जॉन डर से एक बड़ी चट्टान से चिपक कर बैठा रहा। उसने अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की। जरा सी आवाज भी उसकी जान ले सकती थी। काफी देर तक वो वहीं दुबका रहा। सिर्फ शेरों की गुर्राहट और मांस फटने की आवाजें उसकी कानों में गूंज रही थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूमने लगा, शायद इन्हीं शेरों ने स्टीफन को भी मारा होगा। वही पंजों के निशान, वही बेरहमी। उसकी आंखों के सामने स्टीफन का खून से लथपथ शरीर घूम रहा था। दिल में गुस्सा भी था और डर भी। अब बात सिर्फ जीवित रहने की नहीं थी। अब यह समझना जरूरी था, अगर इस जंगल में इतने शेर हैं, तो खेती करने वाले लोग कैसे बचते हैं? कुछ समय बाद जब शेर वहां से हट गए और जंगल फिर से थोड़ा शांत हुआ, जॉन बहुत धीरे धीरे चट्टान के पीछे से निकला। वो झुककर कदम बढ़ाने लगा, हर दिशा में नजर रखते हुए।
फिर वो नदी की तरफ बढ़ा और तभी उसे वही लड़की फिर दिखाई दी। वो नदी के किनारे बैठी थी, पानी की धारा शांत बह रही थी और वो अपनी उंगलियों से पानी को छू रही थी। जॉन के चेहरे पर हल्की सी राहत और खुशी महसूस हुआ। कम से कम वो सुरक्षित थी और यहीं थी। वो बहुत सावधानी से उसके पास गया। जॉन उसके पास जाकर हल्के डर के साथ बोला, मैंने शेरों को देखा, झरने के पास बहुत सारे शेर। लड़की चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वह इस सच की आदी हो। जॉन ने फिर धीरे से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे साथ वाले लोग कहाँ हैं? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर वो झुकी और गीली रेत पर उंगली से आकृतियां बनाने लगी। पहले उसने एक छोटी सी आकृति बनाई, शायद खुद की, फिर दो बड़ी आकृतियां, एक उसके पिता, एक उसकी माँ, और फिर उसने एक बड़ा शेर बनाया। शेर के पंजे उन दोनों बड़ी आकृतियों पर थे और उनके पास क्रॉस जैसा निशान बना दिया। जॉन उदास हो गया ये देख के। लड़की ने उसकी ओर देखा। आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ एक गहरी पुरानी जख्म, जिसके वजह से वो अब पूरी तरह खोई सी रहती है। अब जॉन समझ गया वो अकेली है। शेरों ने उसके माता पिता को मार दिया था और शायद वो खेती करना इसलिए जानती है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। जॉन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस दूसरे समुदाय के पास? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे देखती रही। जॉन समझ रहा था ये इतना आसान नहीं है। शिकारी कबीला पहले से ही सतर्क है। वे बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते और अगर उन्हें लगा कि ये लड़की अलग है या खतरा है तो वे उसे अपना नहीं पाएंगे, बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जॉन का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अगर वो उसे साथ ले जाता है तो दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है, और अगर उसे यहीं छोड़ देता है तो वो इस जंगल में अकेली है, शेरों के बीच। उसने लड़की की ओर देखा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जॉन कुछ क्षण सोचता रहा। उंगली से एक आकृति बनाई, पहले अपनी, फिर उसके बगल में उस लड़की की। दोनों आकृतियां साथ साथ खड़ी थी। फिर उसने उनके ऊपर एक छोटा सा घर भी बना दिया। लड़की ध्यान से देखती रही। कुछ पल बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे यह अच्छा लगा हो, मानो पहली बार उसे लगा हो वो अकेली नहीं है। हवा हल्के से बह रही थी। रेत पर बनी आकृतियां अभी साफ दिखाई दे रही थी। शायद यहीं से एक नई उम्मीद की शुरुआत होने वाली थी। उधर हम देखते हैं कि ओलिविया पूरे ध्यान के साथ आदि मानवों को प्रशिक्षण दे रही थी। वो उन्हें समझा रही थी, सिर्फ शिकार करना ही काफी नहीं है, खतरे के समय बचना भी उतना ही जरूरी है। वो उन्हें दिखा रही थी कि अगर अचानक शेर सामने आ जाए तो सीधे भिड़ने की जगह कैसे छिपना है, कैसे चट्टानों और झाड़ियों का सहारा लेना है। फिर उसने पेड़ों की ओर इशारा किया। वो खुद एक निचली शाखा पकड़कर ऊपर चढ़ी और इशारों में समझाया, ऊंचाई सुरक्षा देती है। सभी आदि मानव कोशिश करने लगे। कुछ फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गए, कुछ बार बार फिसल रहे थे, कुछ डर के कारण नीचे ही खड़े रह गए, लेकिन वे कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। अब ये सिर्फ सीखना नहीं था, ये जीवित रहने की नई कला थी। ओलिविया हर एक को धैर्य से समझा रही थी। आज वे सिर्फ शिकारी नहीं रह रहे थे, वे खुद को बचाना भी सीख रहे थे। लीडर थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वो देख रहा था उसका समुदाय अब सिर्फ शिकार करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को समझना सीख रहा है। ओलिविया फिर जमीन पर झुक गई। उसने मिट्टी पर एक नक्शा जैसा बनाना शुरू किया, जंगल का, नदी का और आसपास के खुले मैदानों का। फिर उसने बड़े जानवर की आकृति बनाई। उसके पास कई शिकारी खड़े दिखाए और नीचे लंबी रेखाएं जो थकान और जोखिम दिखा रही थी। उसके बाद उसने छोटे छोटे जानवर बनाए और कम लोगों की आकृति। फिर इशारों में समझाने लगी, हमें हर समय बड़े शिकार पर ही ध्यान नहीं देना है, जरूरत पड़ने पर छोटे शिकार भी किए जा सकते हैं। उसने हाथ से संकेत किया, कम जोखिम, कम चोट, लेकिन नियमित भोजन। आदि मानव ध्यान से देख रहे थे। उनके लिए यह नया विचार था। वे अब तक ताकत और बड़े शिकार को ही जीत मानते थे, लेकिन आज वे समझ रहे थे जीत हमेशा बड़ी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुरक्षित भी होनी चाहिए। लीडर ने जमीन पर बने नक्शे को देखा और पहली बार रणनीति को शिकार से ऊपर समझने लगा। उसने फिर ओलिविया की ओर देखा। उसने इशारों में कहा, तुम अच्छा कर रही हो। फिर उसने अपने हाथ से शिकार का संकेत किया, जंगल की दिशा में इशारा किया और ओलिविया की ओर उंगली उठाई। उसका मतलब साफ था, कल तुम इनके साथ शिकार पर जाओगी और इन्हें खुद गाइडेंस करोगी।
उसने अपने सीने पर हाथ रखकर फिर संकेत किया। मैं देखना चाहता हूं जो ये यहाँ सीख रहे हैं, क्या वे शिकार के समय भी उसे समझ पाएंगे या नहीं। ओलिविया कुछ क्षण चुप रही। ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये भरोसे की अगली सीढ़ी थी। अगर कल सब सही रहा तो लीडर का विश्वास पूरी तरह जीत लिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम खतरनाक भी हो सकते थे। अब ओलिविया के लिए अगली सुबह एक निर्णायक दिन होने वाला था। यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह उसकी सिखाई हर बात की परीक्षा थी। लेकिन ओलिविया जानती थी वो कोई बड़ा जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि ज्यादा जोखिम लेना मतलब सीधा खतरा, और एक गलती पूरे समुदाय को भारी पड़ सकती थी। वो इस मिशन को जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत शांत और सोच समझकर पूरा करना चाहती थी। उसे साबित करना था कि रणनीति ताकत से बड़ी होती है और समझ साहस से ज्यादा टिकाऊ। रात धीरे धीरे गहराने लगी, आग की लपटें कम होने लगी। ओलिविया आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन तैयारी कर रही थी। कल सिर्फ शिकार नहीं होगा, कल ये तय होगा कि उन्होंने लीडर का कितना भरोसा जीता है। काफी रात हो गई थी, आग की लपटें अब धीमी पड़ चुकी थी, आसमान में तारे साफ चमक रहे थे। ओलिविया चुपचाप बैठी थी, वो इंतजार कर रही थी जॉन आएगा तो दोनों मिलकर कल का पूरा प्लान तय करेंगे। कौन सी दिशा में शिकार करना है, कितनी दूरी बनाए रखनी है और खतरे की स्थिति में क्या संकेत देना है। लेकिन इंतजार करते करते बहुत रात हो गई। जॉन अब तक वापस नहीं आया था। ओलिविया की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके मन में पुराने दृश्य ताजा हो गए। स्टीफन का लहूलुहान शरीर, वो जंगल, वो खामोशी। पहले ही एक साथी को खोने का दर्द अभी भरा भी नहीं था, और अब जॉन का देर तक न लौटना उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। ऊपर से कल उसके लिए एक बड़ा दिन था। शिकार की अगुवाई, लीडर का भरोसा और पूरे समुदाय की उम्मीदें, ये सब एक साथ उसके मन पर बोझ बन गए थे। वो रात के समय बेचैन होकर उठी, जंगल की अंधेरी दिशा में देखने लगी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में ओलिविया का डर और भी गहरा होता जा रहा था। पूरी रात बीत गई। ओलिविया इंतजार करती रही। उसकी आंखें थक चुकी थी, लेकिन जॉन वापस नहीं आया। हर बीतते पल के साथ उसकी चिंता और गहरी होती जा रही थी। आज उसे खुद को साबित भी करना था, और पूरी रात की थकान, स्टीफन को खोने का दर्द, जॉन की चिंता, ये सब मिलकर उसे भीतर से कमजोर कर रहे थे। लेकिन वो जानती थी कमजोरी दिखाने का समय नहीं है। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। ओलिविया ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। उसने सभी आदि मानवों को इशारे से बुलाया। धीरे धीरे वे एक पंक्ति में खड़े हो गए। ओलिविया ने हाथ के संकेतों से समझाया, आज तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगी, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी, साथ रहना, संकेत समझना और खतरा आते ही छिपना। उसकी आवाज भले धीमी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। आज वो अकेली थी, लेकिन पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। आज का दिन तय करेगा, क्या वो सिर्फ एक बाहरी इंसान है या इस समुदाय की एक उम्मीद। ओलिविया उन्हें लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। थकी हुई आंखों के साथ वो हर दिशा में ध्यान से देख रही थी। उसका मन दो हिस्सों में बटा था, एक तरफ शिकार की रणनीति, दूसरी तरफ जॉन की चिंता। काफी देर तक वे लोग एक अच्छी जगह की तलाश करते रहे, जहां से शिकार पर नजर रखी जा सके और खतरे की स्थिति में तुरंत छिपा भी जा सके। लेकिन दोपहर की धूप अब तेज हो चुकी थी। कड़कती धूप पेड़ों के बीच से सीधी नीचे गिर रही थी। सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी। आखिरकार वे एक बड़े पेड़ के पास रुक गए। उसकी छाया थोड़ी राहत दे रही थी। कुछ आदि मानव जमीन पर बैठ गए, कुछ पेड़ से टिककर खड़े हो गए। ओलिविया ने आसमान की ओर देखा। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। ये समय सही नहीं था बड़े शिकार के लिए। काफी देर तक वे सब उस पेड़ के पास बैठे रहे। धीरे धीरे सबका गला सूखने लगा। एक आदि मानव ओलिविया के पास आया और इशारे से पानी मांगने लगा। प्यास तो ओलिविया को भी लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आदि मानव उसके बिना अकेले जंगल की तरफ जाए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर उसे झरने से गिरता पानी दिखाई दिया। ओलिविया ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और खुद उस दिशा में बढ़ गई। वहां का दृश्य कुछ पल के लिए सुकून देने वाला था। बीच में एक छोटा सा तालाब, ऊपर से गिरता साफ पानी और चारों ओर हरे भरे पेड़। कुछ क्षण के लिए उसे लगा ये जगह इस जंगल की हिंसा से अलग है। वो अपने साथ लाई हुई बोतल में पानी भरने लगी। तभी उसकी नजर दूर एक हिरण पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी चमक उठी।
कम से कम एक शिकार तो दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा उस हिरन के पास उसके छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे। वे मासूम सी आंखों से इधर उधर देख रहे थे। ओलिविया कुछ पल के लिए वहीं रुक सी गई। उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्या इस माँ का शिकार करना सही होगा? क्या हिरन के बच्चों को अनाथ कर देना सिर्फ आज की भूख मिटाने के लिए ठीक है? उसका दिल और उसका मिशन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। पेड़ से चिपकर ओलिविया उस हिरन को देखने लगी। उसे एहसास हो गया, भले ही वो शिकार सिखाने निकली है, लेकिन उसका दिल अब भी भावुक और नरम है। वो रणनीति समझा सकती है, छिपना, घेरना, वार करना सिखा सकती है, लेकिन खुद किसी माँ पर वार करना इतना आसान नहीं था। हिरन अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो निश्चिंत होकर अपने बच्चों में खोई हुई थी। वो दृश्य ओलिविया के दिल को और कमजोर कर रहा था। उसे एक पल के लिए लगा, ये जंगल सिर्फ हिंसा से नहीं, ममता से भी भरा है। अगर वो अभी हमला करती है तो ये बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाएंगे। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे झाड़ियों में अचानक तेज सरसराहट हुई। ओलिविया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक विशाल शेर बिजली की तरह झपट पड़ा। उसने सीधे उस हिरन पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में शेर ने उन्हें बुरी तरह मार दिया। हिरन को चीखने तक का समय नहीं मिला। बच्चे इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस शेर की क्रूरता ने किसी को भी मौका नहीं दिया और कुछ ही समय में हिरन और उसके बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। ओलिविया का पूरा शरीर कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसके अंदर दया और डर दोनों एक साथ चल रहे थे। ये दृश्य देखकर वो भीतर तक हिल गई। अभी कुछ पल पहले वो सोच रही थी कि वो माँ पर वार नहीं कर सकती, लेकिन इस जंगल ने बिना हिचकिचाहट उसे और उसके बच्चों को खत्म कर दिया। उसे पहली बार पूरी तरह समझ आया, इस ग्रह पर ममता सिर्फ उसके दिल में है। जंगल में दया का कोई स्थान नहीं। यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है, ताकतवर जिंदा रहेगा और कमजोर मार दिए जाएंगे। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे पार्ट 4 में। क्या हुआ उस दिन के शिकार के बाद? ओलिविया जब वापस लौटी तो लीडर ने क्या कहा? और सबसे बड़ा सवाल, जॉन के साथ क्या हुआ? क्या वो सुरक्षित है या इस जंगल ने उसे भी निगल लिया? क्या दोनों समुदाय आमने सामने आएंगे या शेरों का खतरा सब कुछ बदल देगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जुड़े रहिए द हिडन प्लैनेट सीरीज के साथ।